हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इसकी वर्ष से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 38 के साथ। बंगलों को ब्लास्ट करने के बाद फाइनली वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अभी और अवनी दोनों एक ही कार में बैठे हुए थे। अभी की आंखों में नफरत और गुस्से के मारे वो लाल पड़ी हुई थी, जिसे देखकर अवनी भी डर रही थी। उसकी दीदू के बारे में वो बहुत अच्छे से जानती थी कि जब दीदू गुस्से में होती है तो वो कौन है खुद को नहीं जान पाती, समझ पाती। उनके आसपास कौन है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। बस नफरत, गुस्सा, नाराज़गी, यही रहती थी उनकी। कुछ देर कार आगे जाती है तो अभी स्टॉप द कार। ड्राइवर एक झटके से कार रोक देता है। बिना अवनी की तरफ देखे हुए कहती है, तुम घर जाओ। पर दीदू आप, मैंने बोला तुम घर जाओ। दीदू भाभी मैं पूछेंगी तो बोल देना मेरे को ज़रूरी काम से हेड क्वार्टर जा रही हूँ। जी जी जैसा आपको। ये बोलकर वो कार से बाहर उतर जाती है। वो अपनी कार में जाती है जो कि वाइट कलर में लगभग 6-7 गाड़ियाँ थी। वहाँ जाती है। जाने के बाद एक कार में बैठ जाती है और अपनी दीदू के कार को वहाँ स्पीड से जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद जब गाड़ी आँख से ओझल हो जाती है तो इसकी कार भी स्टार्ट होती है और कार में ही अवनी अपने कपड़े जो है चेंज कर लेती है। जो एंजल के कपड़ों में थी अब वो नॉर्मल से अपने कपड़े वाइट शर्ट ब्लैक पैंट जो कि पहन रखा था कल से वही पहन लेती है। फिर वो उसकी कार वो भी लगभग कपूर मेंशन से लगभग 6-7 किलोमीटर पीछे रुकती है और वहाँ से वो गाड़ी एक्सचेंज करती है। मतलब कि अब कपूर फैमिली की कार में वो बैठ जाती है जो कि कब से उसको लेने के लिए वहाँ पर वेट कर रही थी। और एंजल की सभी कारें वहाँ से लौट जाती हैं। अपनी कार में बैठने के बाद वो घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद वो अपनी भाभी माँ के कमरे में डायरेक्ट जाती है जहाँ पे अनिका, उसके माता पिता, रूही और लक्ष्मी भी थी और दोनों बच्चे सिया के साथ बेड पर खेल रहे थे। वो सिया के गोद में बैठे हुए थे और एक बेड पे था। सिया रूही की बेटी को गोद में लिए हुए उसके साथ बातें कर रही थी। अवनी कमरे में एंटर करती है और अपनी भाभी माँ को उन बच्चों के साथ खेलते हुए देखकर उसे कहीं ना कहीं जलन भी होती है, बहुत जलन होती है। उसकी भाभी माँ उसके प्यार को किसी और के साथ कैसे बांट सकती है, लेकिन फिर भी वो बच्चे थे, वो क्या ही कर सकती थी। वो जाती है और सिया की गोद से उस बच्चे को उठाती है और साइड में बैठा देती है। वो बच्चा घूर घूर कर जैसे मानो उन्हीं को देख रहा था गुस्से में। दूसरा भी उसको घूरने लगता है। दोनों जो है एक टक उन्हीं को देख रहे थे। दोनों बच्चे का चेहरा जैसे बना हुआ था। कोई भी आया और आकर उन्हें उसकी बड़ी माँ से अलग कर दिया, ये तो गलत बात है ना। अवनी अवनी जो है उन बच्चों को हटा देते ही तुरंत बेड पे बैठ जाती है और सिया की गोद में अपना सिर रख लेती है। ये देखकर सिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, कैसा है मेरा बच्चा? भाभी माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारे दीदू का है? तो अवनी बताती है वो हेड क्वार्टर गई है। अच्छा सब ठीक है ना? हाँ भाभी माँ सब ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए। रूही की बेटी जिसे अभी अभी अवनी ने उसके बड़ी माँ की गोद से अलग किया था वो तुरंत अवनी के बाल पकड़ लेती है और उसको पकड़ते हुए ही वो खड़ी हो जाती है। ये देखकर अवनी की थोड़ी सी आह निकल जाती है और कहती, ये छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? अवनी अवनी उसको उसके बालों को अपने बालों को उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मजा ले कि रूही की बेटी उसको छोड़ दे। सिया जब ये देखती है तो हंसने लगती है, रूही भी हंसने लगती है, लक्ष्मी भी हंसने लगती है और कहती है, तुमने उसे उसकी बड़ी माँ से अलग किया था ना, अब लो, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। अरे पर मेरी भाभी माँ है। हाँ तो उसकी बड़ी माँ है ना। अरे पर पहले मेरी है ना। हाँ पहले तुम्हारी है। ठीक है पहले तुम्हारी है, तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी जगह ना चेंज हो गई है, तुम अपनी बीवी के पास जाओ और उसे अपनी बड़ी माँ के पास रहने दो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे मेरी भाभी माँ ही चाहिए, समझ में आया? और तुम दोनों जाओ अपनी माँ के पास जाओ, ये मेरी माँ है तुम्हारी नहीं, निकलो यहाँ से। रूही की बेटी घूरते हुए उसे देख रही थी और घूरते घूरते ना अपने एक हाथ से उसके गालों पर थप्पड़ लगा देती है। हालांकि बच्चे का हाथ था लेकिन फिर भी
जब लगती है ना तो चट से आवाज़ आती है। ये देखकर अवनी अपने गाल पे हाथ रख लेती है और घूर-घूर कर उस बच्चे को देखने लगती है। वो बच्चा, वो भी उसको घूर रहा था जैसे बोल रहा हो, ये मेरी बड़ी माँ है, हटो यहाँ से। अवनी उसकी चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी और वो उस बच्चे को बस घूरे जा रही थी, घूरे जा रही थी। सिया दोनों का ये टशन देख रही थी। इतनी छोटी सी है लेकिन फिर भी आह, कहते हैं ना बच्चे जब किसी से अच्छे से लगाव हो जाता है ना, बड़ों के साथ, बड़ों से प्यार दुलार सब कुछ मिलता है, बच्चे का एक अलग ही बॉन्ड बन जाता है। और वो भी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स में, चाहे माँ हो या कोई भी। जिसे उन्हें प्यार मिलता है ना, उससे उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बचपन से ही पॉजेसिव हो जाते हैं। और यही चीज़ थी अभी अवनी भी और वो रूही की बेटी भी। अवनी जो है रूही की बेटी जिसका नाम आयरा होता है, उसे घूरते हुए कहती है, आयरा तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मा उधर है, ये मेरी भाभी माँ है, मेरी मम्मा। समझ में आई? इन दोनों की ये हरकतें बच्चों वाली, हालांकि एक तो पहले से ही 1.5 साल की बच्ची है और दूसरी ये 24 साल की होने वाली है कुछ ही दिन में। इसके भी बर्थडे आ रहे हैं, पहले सिया और रवि की एनिवर्सरी आने वाली है और फिर इसके बर्थडे। और बच्चों जैसी हरकतें, अनिका मुंह फाड़े, मतलब क्या बोलूँ, आंखें बड़ी और मुंह फाड़े देख रही है बस अवनी को। मतलब ऐसी हरकतें कौन करता है भाई इतने छोटे बच्चे के साथ। और चाहत सिंघानिया रात सिंघानिया स्माइल करते हुए अवनी की ये हरकतें देख रहे थे। उन्हें कभी नहीं लगा था इतनी बड़ी बिजनेस वूमन उनकी बेटी यानी कि सिया के आगे एक छोटी बच्ची की तरह। वो आज पहली बार देख रहे थे उसकी ये हरकत। आयरा जो है अवनी की बातें सुन रही थी, समझ रही थी, पता नहीं समझ रही थी कि नहीं, लेकिन हाँ उसे एक और थप्पड़ लगा देती है। ये देखकर अवनी भड़क जाती है और वो रूही की तरफ देखती है। भाभी आप अपनी बेटी को संभालो, देखो अवनी कपूर को थप्पड़ लगा रही है। रूही कहती है तुम जानो और तुम्हारी भतीजी जाने, मैं तो चली। ये बोलकर रूही वहाँ से हंसते हुए निकल जाती है। लक्ष्मी भी कहती है हाँ भाई, अब बुआ और भतीजी जाने, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। वो भी वहाँ से निकल जाती है। अवनी सिया की तरफ देखती और कहती भाभी माँ देखो ना ये मुझे मार रही है। सिया कहती कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है ना। अरे पर मैं, तुम बड़ी हो गई हो। पर भाभी माँ मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? अरे करती हूँ ना, मैं तो सबसे ज़्यादा तुमसे ही प्यार करती हूँ, लेकिन ये भी तो बच्चे हैं ना। जैसे मैं तुम्हारी भाभी माँ हूँ वैसे इनकी बड़ी माँ भी तो हूँ, तो जाहिर सी बात है इन्हें भी तो प्यार चाहिए ना। अरे पर ये दोनों शैतान ने मेरी जगह ले ली। नहीं, इन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है। अरे ठीक है ना। वो फिर से उसकी गोद में लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिया जो है आयरा को दूसरी साइड गोद में ले लेती है और उसको भी अपने गोद में ही सिर रखकर लेटा देती है। अवनी की देखा देखी आयरा भी अपनी सिर सिया की गोद में जब जाता है ना तो वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और दोनों का सिर दोनों हाथों से सिया जो है सहला रही थी। वहाँ पे अमित का बेटा आरब, वो ये नज़ारे को देख रहा था। वो भी खड़ा होता है और खड़े होकर वो जाकर सिया के पैरों पर जाकर अपना सिर रख लेता है। ये देखकर अनिका हंसने लगती है और कहती है ये देखो इतने छोटे हैं लेकिन इन्हें भी चीज़ें समझ में आ रही है कि यहाँ चल क्या रहा है। सिया हमें सिलाती है और कहती है हाँ इन्हें समझ में आ रही है। इसी तरह दोनों जो है तीनों 10-15 मिनट बाद तीनों के तीनों सो जाते हैं। ये देखकर अनिका बच्चों को धीरे धीरे करके बेड पे सुलाती है और अवनी को सिया अपनी जो है जगह पे अच्छे से लेटाती है और उसके फोrehead पे किस करती है। दोनों बच्चों के सिर सहलाती है और अनिका को चादर देने का इशारा करती है। अनिका भी जो है उसे चादर देती है और तीनों को उड़ा देते हैं। सिया कहती है देखो तीनों को लग रहा है, दो तो बच्चे हैं ही और ये तीसरी ये भी बच्ची बन गई है। अनिका भी हमें सिलाती है और कहती है हाँ देख रहे हैं। चाहत सिंघानिया रात सिंघानिया कहते हैं ठीक है फिर हम चलते हैं नीचे। सिया हमें सिलाती है और कहती है ठीक है माँ चलिए हम आते हैं। ये बोलकर वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं। सिया जब देखती है रात सिंघानिया और चाहत सिंघानिया कमरे से बाहर निकल चुके हैं और अनिका भी उनके पीछे जा रही थी, तो सिया जो है अनिका को रोकते हुए कहती है अनिका
हाँ दीदी, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए। आओ यहाँ बैठो। अनिका जाती है और जाकर अपनी बहन के बगल में बैठ जाती है और कहती है, जी बोलिए। मैंने तुमसे 2 दिन का वक्त दिया था ना तुम्हें। अनिका अपना सिर झुका लेती है और हाँ में सिर लाती है। क्या फैसला लिया? अनिका अपना नज़रें उठाती है और सिया को देखते हुए कहती है, दी आप क्या चाहते हो? "उहुँ, उहुँ, मैं क्या चाहती हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम क्या चाहती हो ये इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों एक ऐसे रिश्ते में अपनी खुशी बर्बाद करो, अपनी जीवन बर्बाद करो, जो तुम एक दूसरे को चाहते ही नहीं। हाँ, अवनी की चीज़ अलग है, मैं अवनी के बारे में जानती हूँ, लेकिन फिर भी जितनी इम्पोर्टेंट अवनी है मेरे लिए, तुम भी उतना ही हो, मेरी बहन हो। और इस रिश्ते को मैं निभाना चाहती हूँ, वो भी दिल से। अगर तुम्हें इस रिश्ते में नहीं रहनी है तो तुम्हें जानी चाहिए। नई दुनिया, नई जिंदगी, नए सपने, सब कुछ तुम्हारे अपने। अवनी के लिए मैं किसी और को देख लूँगी, तुम चिंता मत करो। अवनी अपने आप को संभाल लेगी। अनिका जब ये सुनती है ना, तो उसके दिल में कहीं दर्द सी फील होती है, एक टीस सी उठती है कि अनिका की लाइफ में कोई और आएगी। सॉरी, अवनी की लाइफ में कोई और होगा, वो किसी और को। नहीं नहीं नहीं। हाँ, अनिका सिया को देखती है। सिया उसके बनते बदलते हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। अनिका कहती है, दीदी हाँ, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ, तुम कह सकती हो। तुमसे ही बात कर रही हूँ, यहाँ कोई और दिख रहा है तुम्हें जिससे मैं बात कर रही हूँ? अनिका नाम में सिर लाती है और कहती है, दी मुझसे ना गलती हो गई। गलती? दी सॉरी, मैंने बोला था ना कि मैं रिश्ते को एक मौका दूंगी। मैं सच में देना चाहती हूँ। फिर से वही बात। अनिका तुम बोलती कुछ और हो, करती कुछ और हो। मैंने अन्नी को दर्द में ही देखा है, रोते हुए भी देखा है। मेरा बच्चा रोया था, उसकी आंखों में आंसू थे। ये सुनते ही अनिका अपना सिर झुका लेती है और कहती, दी मुझसे गलती हो गई। मैं कुछ समय के लिए क्या बोलूँ दी, आपको पता है ना कि मैं ये फीलिंग्स रावी कपूर के लिए महीनों से थी और है भी शायद, लेकिन लेकिन मैं अपनी चीज़ों को समझना चाहती हूँ। मैं इस रिश्ते को नाम देना चाहती हूँ, मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। और मैं मुझे लगता है कि रावी कपूर के लिए मेरी फीलिंग्स नहीं, शायद अट्रैक्शन है। ये सुनते ही सिया उसको घूर कर देखने लगती है और कहती, तो तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? तब जाकर अनिका उसे बताती है कि दी वो कल मैं इनके साथ पूरे दिन थी ना और पूरी रात भी, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक पल के लिए भी रावी कपूर के लिए कुछ नहीं आया। उनकी तो याद तक नहीं आई मुझे, ज़रा भी नहीं। अब आप ही बताओ, मैं एक ऐसे इंसान के साथ थी जिसे मैं पसंद नहीं करती, और जिसे मैं पसंद करती हूँ वो पूरे टाइम मुझे एक बार भी याद नहीं आया, उसका ख्याल भी मेरे अंदर नहीं आया। तो मैं इसे क्या समझूँ? सिया उसकी बातें सुनती है और कहती है, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, तुम्हें अब गलतफहमी हो रही हो, फीलिंग्स हो, अट्रैक्शन का नाम दे रही हो। पता नहीं दी, मुझे पता नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच कह रही हूँ दी, मैं अपने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करना चाहती हूँ, एक मौका देना चाहती हूँ। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अब कभी भी इस रिश्ते से भागने की कोशिश नहीं करूँगी। प्लीज़ आप मुझे एक मौका दीजिए। सिया जब ये सुनती है तो अपनी बहन के सिर पे हाथ रखती है और कहती है, देखो बच्चा, जैसे अवनी है वैसे तुम हो, लेकिन अवनी मेरे लिए खास इसलिए है, जब मैं इस घर में पहली बार आई थी मतलब शादी से पहले भी इसने मुझे माँ बोलना स्टार्ट कर दिया था। और जब ये माँ बोलती है ना, तो मुझे एक माँ वाली फीलिंग आती है, एक अलग ही फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरी ननद नहीं, मेरी बेटी है, मेरा बच्चा है। कह सकते हैं कि ये मेरा पहला बच्चा है।
जिसे मैं खोना नहीं चाहती। इसका दर्द, इसका तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती। तुम भी मेरी बहन हो, लेकिन माँ और बहन में फ़र्क होती है बेटा। मैं फ़िलहाल एक माँ बनना चाहती हूँ, बहन भी हूँ और हमेशा रहूँगी। मैं दोनों की खुशियाँ चाहती हूँ। तुम भी खुश रहो और वो भी खुश रहे। अवनी बुरी इंसान नहीं है, वो अच्छी इंसान है। वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकती है। बस तुम्हें कोशिश करनी होगी, उसे अपनानी होगी। अनिका हाँ में सिर लाती और कहती हाँ दी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अब इस रिश्ते से नहीं भागूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस रिश्ते को निभा पाऊँ। और कोशिश क्या, आप मुझ पर यकीन कर सकते हो। सिया कहती ठीक है, फिर देखते हैं, अपना ध्यान रखना। और हाँ, ज़्यादा इस बारे में मत सोचना। और रावी के बारे में तो इस तरह से, सॉरी दी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं। गुड। मुझे अपनी बहन पर पूरा विश्वास है, वो अपना लाइफ बना लेगी। और अवनी के दिल में अपने लिए, तुम्हारे लिए तो उसकी जगह है पहले से ही। वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन थोड़ा वक्त दो, उसको समझो, उसको देखो, उसकी चीज़ों को समझो। क्या होती है ना, साथ में रहने से, एक दूसरे को समझने से रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। और प्यार का क्या है, आज नहीं तो कल हो ही जाती है। और जब एक बार हो गई ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, तुम कभी भी अवनी से दूर होने की कोशिश तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आएगी भी नहीं। और जिस दिन ऐसा फील होगा कि वो तुम अलग हो रही हो, उस दिन ऐसा लगेगा जैसे कि तुम जी नहीं पाओगी। अनिका सिया की सारी बातें सुनती है और हाँ में सिर लाती है। और सिया कहती है जाओ, जाके फ्रेश हो लो और अपना ध्यान रखना। जी, ये तो यहीं पर सो गई है, अब तो ये उठेगी तब जाएगी। कोई बात नहीं दी, सुने दीजिए। कल रात में भी बहुत फीवर आ गया था इनको। फीवर? हाँ, वो पूरी दर दर तक तकलीफ में थे। इनको चोट भी लगी थी। चोट? तब जाकर अनिका को याद आती है कि इसको तो चोट लगी थी और इसने इलाज तो किया ही नहीं था। ये डायरेक्ट चली गई थी अपनी बहन के पास और वहाँ से डायरेक्ट यहाँ। अनिका अपने सिर पे हाथ रखती है और कहती हाँ हाँ दी, एक्चुअल में ना इन्हें 2 जगह गोली छू कर निकल गई थी। और ये, वो शिट, मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया और इतनी देर से मैं यहाँ पे खड़ी थी। सिया जब ये सुनती है तो घबरा जाती है और कहती कहाँ लगी है दी? इनकी राइट साइड कमर को छूती हुई गोली निकली थी और लेफ्ट साइड बाजू, बाजू को छूती हुई, वो शोल्डर से थोड़ा नीचे। सिया कहती है वो, जाओ 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 जैक लेकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो कमरे में ही, सिया बताती है, वहाँ पर जाती है, कबर्ड से वो लेकर आती है। सिया अवनी के पास जाती है और उसके शर्ट के नीचे से 2-3 बटन खोलती है और देखती है कि सच में उसके घाव, हालांकि वहाँ पे साड़ी की पल्लू जो फाड़ कर अनिका ने बांध रखा था वो अभी भी था, तो उसे खोल कर हटाती है। वहाँ पे घाव जो थे थोड़े थोड़े लग रहे थे जैसे कि इन्फेक्ट हो रहे हैं या कुछ और, वहाँ पे वाइट वाइट टाइप के भी हो चुके थे। सिया ये देखती है और कहती है कि डॉक्टर को बुलानी चाहिए, ये बहुत गहरा लग रहा है। अनिका हाँ में चिल्लाती है। सिया किसी को कॉल लगाती है हॉल में, तो वहाँ से जो है लक्ष्मी कॉल रिसीव करती है। सिया कहती है लक्ष्मी, हाँ 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 दीदी, वो डॉक्टर को कॉल करना। डॉक्टर? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अवनी को चोट लगी है और उसने बताया भी नहीं है, उसको गोली छू कर निकली थी कल। ओ जी जी, मैं अभी कॉल करती हूँ। ये फ़ोन कट हो जाती है। लक्ष्मी जो है कॉल करके डॉक्टर बुला लेती है। 10 मिनट के अंदर ही डॉक्टर आ जाते हैं और अच्छे से अवनी को ट्रीटमेंट देते हैं, इंजेक्शन वगैरह, दवाइयाँ वगैरह जो भी होती है सारी चीज़ें, बैंडेज वगैरह कर देते हैं, कंधे पर भी और कमर में भी। सिर पे चोट लगी थी उसको भी किया जाता है। और बताती है अनिका कि उसको रात में बहुत तेज़ फीवर आई थी और मैंने उसकी देखभाल की थी। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ वो तो होनी थी ना, गोली लगी है तो दर्द भी हो रही होगी और थोड़ी बहुत जो है मैंने कर दिया है। अगर फिर भी फिर फीवर आई तो दवा लिख दिए थे फीवर का कि इसको दे दीजिएगा कुछ खाने के बाद। इन्होंने सुबह से कुछ खाया है? तो अनिका कहती है शायद कुछ नहीं खाया है, लंच का टाइम हो जाएगा कुछ ही देर में, इनको कुछ खिलाकर उसके बाद दवाइयाँ दीजिएगा। सिया हमें चिल्लाती है और कहती है आप चिंता मत कीजिए,
ओके, मैं चलता हूँ, अगर कुछ भी हो तो कॉल कर लीजिए। जी, बिल्कुल। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। सिया जाकर अवनी के बगल में बैठ जाती है और उसके सिर को सहलाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अभी अभी जो है शक्ति संगठन के हेड क्वार्टर में जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत, सब कुछ था। इतनी तड़प थी, इतना कुछ चीज था ना कि उसके आसपास खड़े उसके अपने लोग डर से थर थर कांप रहे थे। वो सब साइड हो जाते हैं। अब वो अभी अपने कैबिन में जाती है। वहाँ पे उसके लिए सारी व्यवस्था थी। वो कैबिन तो था ही, साथ ही में उसमें रूम और वॉशरूम, कह सकते हैं कि एक छोटा सा अपार्टमेंट जैसी बनाई गई थी और काफ़ी लग्जूरियस। अभी कपूर थी, अभी कपूर। नॉर्मल तो रहेगा नहीं उसके लिए सब कुछ। वो जाती है और जाकर सीधे दरवाजे को धड़ाम से बंद करती है। अपनी वो जैकेट जो पहन रखा था ब्लैक कलर की, उसको निकालती है और फेंक देती है। अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए वॉशरूम में घुस जाती है। जूते वगैरह सब निकाल चुकी थी बाहर, और जाकर शावर ऑन करती है और वहाँ पे खड़ी हो जाती है। और खड़ी होती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों के सामने उसके कॉलेज का सीन आना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे उसके एक नहीं 3 दोस्त थे और ये लेकर 4 4 दोस्त थे वहाँ पे। बहुत मस्तीखोर थे। 2 तो कहना ही क्या, उनके लिए सिर्फ मस्ती, मज़ाक, घूमना फिरना, ऐश मौज करना, यही सारी चीज़ें थी। अभी के माता पिता के जाने के बाद वो चुप चुप से रहने लगी थी। ये यही लोग थे जो उसको थोड़ी बहुत हंसने पर मजबूर कर दिया करते थे अपने हरकतों से, और अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती थी, बहुत। वो लोग इसे संभालते थे और उन लोगों की लाइफ को अभी संभालती थी। उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। वो अपने दोस्तों के पीछे अपने गार्ड्स वगैरह नहीं लगा रखे थे। उसे लगता था कि ये लोग तो कपूर्स तो है नहीं, इन्हें गार्ड्स की क्या ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं उस वक्त उसकी उम्र 18 साल थी, ज़्यादा सोच नहीं पाती थी। अभी को बहुत अफसोस था इस बात का। एक बार क्या होता है, शिवम, उसके दोस्तों में 3 दोस्त थे, एक लड़की, 2 लड़के, शिवम, रागिनी और ऋषभ। ऋषभ ऋषभ जो था ना, वो ज़्यादा मस्ती मजाक नहीं किया करता था, लेकिन हाँ, वो अभी को मनी मन प्यार करता था। लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई उसे अपने दिल की बात कहने की। लेकिन कहीं न कहीं अभी उसकी आँखों में वो सारी चीज़ें देख लेती थी। लेकिन अभी को उन सारी चीज़ों में पड़नी नहीं थी, क्योंकि अभी-अभी उसके माता-पिता की मौत हुई थी और अपनी कंपनी, अपने घर को सँभालनी थी, अपने माता-पिता के मर्डर को ढूँढनी थी। इसीलिए वो इन सारी चक्कर में पड़ना नहीं चाहती थी। महसूस कर सकती थी उसके दिल की चीज़ें, हर एक चीज़ उसकी आँखों को पढ़ सकती थी। उसकी केयर को महसूस करती थी, सब कुछ। रागिनी रागिनी हँसी मज़ाक करते हुए हमेशा अभी के पास ही बैठती थी। उसके कंधे पे सिर रख के अपनी आँखें बंद कर लेना, जैसे दोस्तों में नॉर्मली होती है ना? हाथों को टच कर लेना, घूमते-फिरते हाथों को पकड़ के घूमना, ये सारी चीज़ें उस शख्स को पसंद नहीं आ रही थी, जो छुप-छुप कर अभी को देखा करता था, उसको ताड़ा करता था। ये कोई और नहीं, करण जिंदल था। करण जिंदल। उसको उसके दोस्तों से ना जाने किस बात की चिढ़ थी। अभी को वो लोग टच कर देना, उसके अंदर आग सी लग जाती थी। और 2 दिन बाद रागिनी की मौत की खबर आई थी। वो भी बहुत बुरी हालत में, उसके साथ फ़ोर्स की गई थी और उसको मार दी गई थी। जब उसे अभी को ये सारी चीज़ें पता चली ना, तो वो शॉक में चली गई थी। वो टूट सी गई थी। अपने दोस्तों को खोना, अभी-अभी तो उसने अपने पेरेंट्स को खोया था, फिर अपने दोस्त। उसके लगभग 1 हफ्ते बाद शिवम को भी किसी ने मार दिया था। उसके दोनों हाथों को उसकी बॉडी से अलग कर दी गई थी और तड़प-तड़प के उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद ऋषभ वो पार्टी वाली क्लब में जो पार्टी हुई थी, उसके बाद उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये सारी चीज़ों की खबर तब लगी थी जब ऋषभ के मरने के बाद अभी ने सारी जानकारियाँ निकलवाना स्टार्ट किया था। तब जाकर करण जिंदल सामने आया था और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें वॉशरूम में खड़ी होकर, शावर के नीचे खड़ी होकर अभी सब कुछ याद कर रही थी। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी अपने दोस्तों के लिए, खुद को जिम्मेदार समझ रही थी कि उसके वजह से उसके दोस्तों की मौत हुई है। वो अंदर से टूट रही थी, बिखर रही थी।
उसको कोई चाहिए था, एक ऐसा साथी चाहिए था अभी, जो उसको सँभाल सके। लेकिन सिया तो घर पर थी और अभी यहाँ पर। लेकिन कहीं न कहीं सिया के सीने में दर्द उठना स्टार्ट हो चुका था। वो अभी अवनी के पास तो बैठी हुई थी, लेकिन सिया अपने सीने पे हाथ रखती और कहती कि क्या हो रहा है ये? ये कैसी बेचैनी सी महसूस हो रही है? क्या कुछ हुआ है ऐसा, जो नहीं होना चाहिए? वो अपने सीने को रगड़ते हुए इधर-उधर टहलना स्टार्ट करती है। अनिका वहीं पर थी और कहती है, "क्या क्या हुआ दी? पता नहीं क्यों, बहुत बेचैनी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कुछ गलत हुआ है। दी, आपको शायद गलतफ़हमी हो रही है। क्या गलत हुआ है? जो गलत होना था, वो तो सही हो गया ना। हम लोग तो घर वापस आ चुके हैं। नहीं, ये बेचैनी मैंने कई बार महसूस किया है। जब भी उनके साथ कुछ गलत होता है ना, मुझे ये फीलिंग होती है। जीजू, हाँ, तो आप उनको कॉल कर लो ना। हाँ, 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 मैं करती हूँ। ये बोलकर सिया अपना फ़ोन उठाती है और अभी को कॉल करती है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन कभी कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि वो वॉशरूम में थी और उसका मोबाइल जैकेट में था। हालाँकि वॉशरूम में उसके मोबाइल की आवाज़ जा रही थी रिंगटोन की, लेकिन वो उस हालत में नहीं थी कि वो उसे देख सुन सके। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। तभी तभी जो है सिया तुरंत प्रिया को कॉल करती है। प्रिया वहीं पर थी, हेडक्वार्टर में ही थी। वो सारी चीज़ें लाइव फुटेज वो लोग देख रहे थे उस बंगले की। अब वो सारी चीज़ें खत्म हो गई थी तो आगे की करनी थी ना। करण जिंदल के बारे में और भी जानकारी निकालनी थी। उसने कौन-कौन से कांड किए थे, उन सबको बचानी थी जो उनके कैद में थे। कई सारी लड़कियों को उन लोगों ने कैद करके रखा था। उनके साथ उनके बॉडीगार्ड गलत व्यवहार किया करते थे। उन सबको भी बचानी थी, उस पे वो लोग लगे हुए थे। तो प्रिया का फ़ोन जब रिंग करता है तो वो उठाती है और कहती है, "हाँ, हाँ सिया, क्या हुआ?" तो सिया बताती है कि वो कहाँ है, उनके बारे में पता नहीं चली, मैं कब से कॉल कर रही हूँ। सिया कहती है सिया की बातें सुनकर प्रिया कहती है, "टू टेंशन ना लो, वो यहीं पर है हेडक्वार्टर में। हेडक्वार्टर में मैंने कई बार फ़ोन किया हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, उनके साथ कुछ हुआ है।" उसकी बातें सुनकर प्रिया कहती है, "तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आपको पता है ना, उनके साथ कभी भी कुछ भी होती है, मुझे एक अलग ही बेचैनी फ़ील होती है और वही बेचैनी एक बार फिर से मुझे हो रही है।" प्रिया उसकी बातों को समझती है क्योंकि ऐसी घटनाएँ कई बार हो चुकी थी। अभी को गोली लगती थी, सिया को एहसास हो जाता था। अभी को चोट लगती थी, सिया को एहसास हो जाता था। कुछ भी क्यों ना हो जाए, सिया वो फ़ील कर पाती थी घर पे रहकर और वही चीज़ अब एक बार फिर से हो रही थी। प्रिया कहती है, "हाँ, सिया, ये मैं देखती हूँ, कॉल करती हूँ।" सिया हाँ कहती है, "थोड़ा जल्दी कीजिए ना।" "हाँ, हाँ, मैं अभी जाती हूँ।" ये बोलकर वो फ़ोन कट करती है और अभी की केबिन की तरफ बढ़ जाती है। अभी की केबिन में जाती है, दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन हाँ, उसके पास उस केबिन में जाने की पासवर्ड थी। ये जो थी ना, वो पासवर्ड वाली थी, की वाली नहीं थी लॉक। फिंगर लगती थी, नहीं तो पासवर्ड लगती थी, तब जाके वो डोर खुलती थी। तो अभी के फिंगर लगते थे और पासवर्ड प्रिया जानती थी इमरजेंसी के लिए। अब वो लेकिन एक ही बार यूज़ कर सकती थी। अभी के अलावा उसके केबिन को बस एक बार प्रिया खोल सकती थी, उसके अलावा कोई नहीं। और दोबारा प्रिया भी उसको नहीं खोल सकती थी। ऐसे सिस्टम लगाए गए थे। जब प्रिया अंदर जाती है तो देखती है उसके जूते, कपड़े इधर-उधर बिखरे पड़े थे और वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। वो जैसे ही वॉशरूम में जाती है, पानी के नीचे अभी खड़ी थी। ये देखती है तो राहत की सांस लेती है और कहती है, "अभी? क्या हुआ? अभी?" अभी कुछ नहीं कहती। ये देखते ही प्रिया सच में समझ जाती है कुछ तो हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है जिसे अभी कह नहीं पा रही है या उस दुनिया में जा चुकी है, पुराने अतीत। प्रिया उसके पास जाती है, शॉवर बंद करती है और उसको हिलाते हुए कहती है, "अभी? अभी ठीक हो?" अभी अभी अपनी आँखें खोलती है और अपना गर्दन घुमाते हुए प्रिया को देखती है। प्रिया जब देखती है ना अभी को, वो उसकी लाल आँखें और उसकी काली पुतलियाँ जो पूरी तरह से इतनी डरावनी लग रही थी कि प्रिया अपने कदम पीछे ले लेती है और कहती है, "अभी तो तुम ठीक हो ना? कि क्या हुआ तुम्हें?" अभी कुछ नहीं कहती। वो वॉशरूम से बाहर निकल जाती है और बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। प्रिया प्रिया जो है उसके पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? प्रिया प्रिया वो हाँ, 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 मैं सुन रही हूँ। क्या हुआ? प्रिया क क करण जिंदल। हाँ, हमने देखा, लाइव देखा, उसकी मौत हो चुकी है ना? तो तुम्हें क्या हुआ? प्रिया प्रिया मेरी वज़ह से
मेरी वजह से मेरे दोस्तों को उसने मार दिया। मेरी वजह से मेरे दोस्तों की मौत हुई थी, हमारे दोस्तों की। प्रिया ये जानती थी क्योंकि प्रिया भी वहाँ पे थी। हाँ, प्रिया भी कुछ साल तो थी और लगभग 1 डेढ़ साल के आसपास कॉलेज में साथ में थी। फिर वो अमेरिका चली गई थी अपने पेरेंट्स के साथ। तो ज़्यादा इस बारे में वो जानती नहीं थी, लेकिन हाँ, इतना जानती थी कि करण जिंदल ने उसके दोस्तों को मार दिया था। कहीं न कहीं अभी की वजह से उसको पाने के लिए, लेकिन किस हद तक ये नहीं जानती थी। अभी बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, शायद शेयर करना चाहती थी, लेकिन उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी कंडीशन इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ बात शेयर कर सके। वो रेलिंग को काफ़ी मजबूती से पकड़ के खड़ी थी, इतनी मजबूत थी कि उसके हाथों की जो नसें थी वो तनी हुई थी, वो दिख रही थी। प्रिया प्रिया उसके पास जाती है, उसको गले लगाना चाहती थी, लेकिन अभी जो है 2 कदम पीछे ले लेती है और कहती है, "नहीं, नहीं, तू दूर रहो, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। मेरे पास रहने वाले हर इंसान को किसी न किसी कोई मार ही देता है। पहले पहले माँ-बाप, माँ-पापा, फिर फिर मेरे दोस्त, फिर सिया को भी मारने की कोशिश की गई। म म म मैं और चीज़ें नहीं, नहीं, तुम्हें पता है, अभी अवनी को भी मारने की कोशिश की गई थी। अनिका भी थी साथ में, अगर वो उन्हें कुछ हो जाता तो? नहीं, 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 उसकी हालत बेहद खराब थी, बेहद। प्रिया उसकी हालत को समझ रही थी। वो वहाँ से धीरे से निकल जाती है, सिया को फ़ोन करती है और उसकी सारी बातें बताती है और उसके दोस्तों के बारे में जितनी भी वो जानती थी, वो बातें बताती है और करण जिंदल की मौत हो गई, वो भी बता देती है और कहती है कि उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो खुद को हमसे दूर कर रही है। शायद उसके मन में डर बैठ गई है कि उसके साथ रहने वाले लोगों को किसी न किसी इंसान मार ही देता है। सिया जब ये सुनती है तो कहती है, मुझे आनी है, आप गाड़ी, हाँ मैं कुछ करती हूँ, आप रेडी होकर बाहर निकलिए, मैं ड्राइवर से बात करती हूँ। सिया हाँ कहती है और कॉल कट कर देती है। करीबन 5 मिनट बाद वो कमरे से बाहर आती है और अनिका से कहती है कि बच्चों को और अवनी का ध्यान रखना। अनिका हमें सिलाती है और कहती है, दी आप अकेले जाओगे, मैं भी चलूँ क्या? तो सिया कहती है, नहीं वहाँ पे तुम्हारा काम नहीं है, मैं देख लूँगी, तुम्हें बस यहाँ पे ध्यान रखनी है। अवनी अगर उठे तो बता देना कि मैं कहाँ गई हूँ। अनिका हमें सिलाती है और कहती है, ठीक है दी, आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूँगी। वो हॉल में आती है, हॉल में आने के बाद वहाँ पे रूही और लक्ष्मी आपस में बैठ कर बातें कर रहे थे। वो कहती है, बच्चे सो रहे हैं, अवनी भी सो रही है, ध्यान रखना उन्हें, हम आते हैं। तो रूही कहती है, कहाँ जा रहे हो आप? सिया उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैं इनके पास जा रही हूँ, कि सब ठीक तो है? सिया हमें सिलाती है, कहती है, हाँ सब ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। ठीक है, ठीक है, आराम से। कि ड्राइवर, हाँ वो गाड़ी रेडी है, ओके। ये बोलकर वो निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो वहाँ पे कार पहले से खड़ी थी, गाड़ी में बैठती है। 3 कार वहाँ से निकलती है जिसमें एक सिया थी। करीबन 2 घंटे बाद वो लोग हेडक्वार्टर पहुँच जाते हैं। हेडक्वार्टर पहुँचते ही प्रिया जो है कब बाहर इंतज़ार कर रही थी, सिया को देखती है, उसके पास जाती है और उससे बात करते हुए अभी के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। अब सिया पूछती है, करण जिंदल की मौत हो गई? हाँ वो मर चुका है और जिस बंगले में वो था ना वो भी ब्लास्ट कर दी गई है ताकि उसकी कोई भी नामो निशान ना बचे। ओके, और इनके दोस्त का क्या क्या हुआ था? हालांकि प्रिया ने सारी बातें बता चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उतनी बातें नहीं थी जितनी कि अभी अभी सोच रही थी। मुझे नहीं पता, मैं उस वक्त अमेरिका में चली गई थी, मैं उनके साथ लगभग 1 या 1.5 साल ही थी, इससे ज़्यादा मैं नहीं थी। पापा मम्मी अमेरिका जा रहे थे और मुझे भी अपने साथ लेकर चले गए थे। मेरी ये स्टडी सारी चीज़ें वहीं पर हुई है, लेकिन इतना पता है कि करण जिंदल ने अभी को पाने के लिए अपने जुनून और पागलपन में इसके दोस्तों को मार दिया था, क्योंकि इसके दोस्त इनके करीब रहते थे और करण जिंदल को शायद मौका नहीं मिल पा रही थी। ये मेरा मानना है, हालांकि सच्चाई क्या है ये तो अभी ही बता सकती है, और उसकी दिमागी हालत सही नहीं लग रही है। सिया हमें सिलाती है और कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ। ये बोलकर वो सिया के, सॉरी, अभी के कैबिन की तरफ बढ़ जाते हैं। केविन का दरवाज़ा खुला हुआ था। सिया अंदर जाती है और प्रिया को देखती है। प्रिया हमें सिलाती है और वहाँ से चली जाती है। केविन का दरवाज़ा लॉक कर दी जाती है। जब वो जाती है ना तो देखती है कि अभी उन्हीं भींगे कपड़ों में बेड पर पेट केवल लेटी हुई थी। सिया दूर से ही काफ़ी देर तक उसको निहारती है, उसको देखती है।
उसकी तड़प, उसके दर्द वो महसूस कर पा रही थी। उसके दिल में दर्द हो रही थी अभी को इस हालत में देखकर। वो अभी के पास जाती है धीरे से, उसके सिर को सहलाती है। अभी अभी जो है सोई नहीं थी, बस अपनी आंखें बंद किए अपने अतीत को याद कर रही थी। वो झटके से अपनी आंखें खोलती है और साइड में देखती है जहाँ पे सिया बैठी हुई थी। ये देखकर वो थोड़ी सी दूर हो जाती है और कहती, सिया तो तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? सिया अभी के पास जाती है। क्या हुआ आपको? क्यों मुझसे दूर भाग रहे हो? नहीं नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं भाग रही। क्या कर रहे हो आप? ये दूर भागना नहीं होता है। अतीत की चीज़ें याद करके क्यों वर्तमान खराब करनी? जिसको जानी थी वो तो चली गई ना। अभी कहती है, तुम्हें नहीं पता सिया, उसने मेरे दोस्तों को मार दिया। मेरे दोस्तों को, उनकी क्या गलती थी? मेरे दोस्त थे इसीलिए, यही गलती थी ना। तो इसमें तो मेरी गलती हुई ना सिया, उनकी गलती क्या थी? सिया उसको गले लगाती है, अपने सीने से लगाते हुए कहती है, ना ही उनकी गलती थी ना ही आपकी गलती थी। गलत तो वो इंसान था ना। ऐसा कौन करता है? देखिए, आपके दोस्त भी आपको इस हालत में देखकर दुखी हो रहे होंगे कि उसकी दोस्त इस हालत में है, उनके लिए परेशान है, उनकी वजह से दर्द और तकलीफ में है। सिया सिया वो मेरे पास रहने वाले हर इंसान को लोग क्यों मार देते हैं? पहले मम्मी पापा, फिर फिर वो हमारे दोस्त, फिर तुम्हें मारने की कोशिश की और आप अवनी को भी मारने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ है। सबकी अपनी नियति है, सबकी अपनी किस्मत है। ऐसे नहीं समझ सोचते, ठीक है? लेकिन सिया, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। चलिए मैं आपके कपड़े चेंज करवा दी। नहीं नहीं, रहने रहने दो। सिया उसको घूरने लगती है और उसका हाथ पकड़ती है, कपड़े के पास ले जाती है। उसके लिए एक नॉर्मल सी टी शर्ट और पैंट निकालती है, उसके कपड़े वहीं पर रिमूव करती है, उसको अच्छे से पहनाती है और पहनाने के बाद उसको बाल जो गीली थी उसको अच्छे से टॉवल से साफ करती है, हेयर ड्राई करती है। उसके बाद उसको बेड पर ले जाती है, उसको सुलाती है और उसके बगल में लेट जाती है और उसको अपने सीने से लगा लेती है और बड़े ही प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। आपको पुरानी चीज़ों को याद नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि आप दुखी हो, लेकिन क्या आप उस चीज़ को बदल सकते हो? नहीं ना। क्या आपके दोस्त वापस आ सकते हैं? नहीं ना। आपने तो उनके बदले भी ले लिए हैं, लेकिन आप इन सब चक्कर में अपनी फैमिली, अपना वर्तमान, अपना भविष्य सब खराब कर बैठेंगे। फिर हमारे सपने कब पूरे करेंगे? हमें हरिद्वार जानी है, फिर हमें अपने बेबी के बारे में सोचनी है, अपने बच्चे के बारे में भी। आपने वादा किया था ना कि हम चलेंगे। अगर ऐसे ही आप करते रहें तो कैसे चलेगा? अगर आप स्ट्रेस में जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, फिर हमारे बच्चे। सिया जो है उसी की चीज़ों को याद दिला रही थी। अभी को बच्चे बहुत पसंद थे। वो कहते हैं ना कि कभी कभी दर्द से बाहर निकलने के लिए खुशी के पलों को याद करो। देखो, धीरे धीरे करके वो दर्द भी कम हो जाएंगे। हाँ, सो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, फाइनली अवनी और अनिका का रिलेशन किस तरह से आगे बढ़ी जानेंगे, सब जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। और क्या सच में अनिका रावी के लिए अट्रैक्शन फील करती है या कुछ और? क्या ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी या यहीं पर स्टॉप हो जाएंगी? जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। उसके लिए आपको, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टोरी सुने, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए गुड नाइट।